नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेय सर में। दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी लंबे समय से कोई वीडियो नहीं आया हमारे चैनल पे। अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक हो गया। एक्चुअली वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को लेके हम लोग थोड़ा सा एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहे। तो आज पुनः एक बार आप सभी के समक्ष अपने विषय को लेके प्रस्तुत हैं। दोस्तों, हिंदी में आपने देखा होगा कि कई सारे पार्ट में हम लोगों ने चर्चा की है, और उस चर्चा के दौरान हमने एक नया भाग प्रारंभ किया था शब्द परिचय का। शब्द परिचय की श्रृंखला में हमने आपको सबसे पहले शब्द परिचय भाग 1 में बताया कि तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं और किन किन आधारों पे इनको हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं। इसके कुछ बेसिक बिंदुओं पर बात करते हुए हम आगे बढ़े और हमने व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थात रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार की बात की। और उसमें हमने देखा कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। और इस प्रकार से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विकारी शब्दों में आए थे, और विकारी शब्दों में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम पे बात कर चुके हैं। इंडिविजुअल उन पे एक एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा और उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिससे आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, विकारी शब्द के ही हमने आपको 4 भाग बताए थे, जिन 4 भागों को हमें अलग अलग पढ़ना था: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम पे सेपरेट वीडियो आपको मिल चुके हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है क्रिया, है ना। तो आज की जो भी चर्चा होगी अपनी, वो किससे संबंधित होगी? क्रिया से संबंधित होगी, है ना। तो क्रिया में हम लोग आगे बढ़े, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है, या कह सकते हैं कि क्रिया शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित क्या फैक्ट्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, कैसे इसकी रचना होती है ना। तो दोस्तों, हिंदी की जननी हम किसे मानते हैं? तो आप सभी को पता है, पिछले कई वीडियो में हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। हिंदी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो किससे मानी जाती है? मूल भाषा से। और मूल भाषा के रूप में हम किसे जानते हैं? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मूल भाषा के रूप में हम लोग जानते हैं किसे? अपनी संस्कृत को, है ना। तो संस्कृत में क्रिया जैसा कोई शब्द नहीं था, बल्कि हिंदी में क्या आ गया? क्रिया जैसा शब्द आ गया। तो आइए जरा देखें कि कैसे संस्कृत से कोई एक शब्द परिवर्तित हुआ और हिंदी में आया। तो संस्कृत में धातुएं हुआ करती थी, या कह सकते हैं हम धातु हुआ करते थे। आपने इसके रूप भी सुने पढ़े होंगे, इवन रट्टा भी मारा होगा शायद। धातु रूप हम लोग पढ़ते थे, पठति पठता, पठंती पठाम, पठाओ पठामा, और ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो यही धातु रूप जब हिंदी में आया तो वो किस रूप में परिवर्तित होके आया? क्रिया के रूप में। लेकिन जब कोई भी शब्द या कोई भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का पहलू या भाग अपनी किसी एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाता है, जब ये मूल भाषा संस्कृति से कहाँ आया? हिंदी भाषा में आया, या शौरसेनी अपभ्रंश में आया होगा, तो ज्यों का त्यों नहीं आ जाता, कुछ परिवर्तन के साथ आता है। तो इसमें भी क्या जुड़ा? प्रत्यय जुड़ा, अर्थात कि धातु में प्रत्यय जुड़ा, क्या? ना। और धातु में जब ना प्रत्यय जुड़ा तो इस प्रकार से जिस शब्द का निर्माण हुआ उसे हम लोगों ने किस नाम से जाना? क्रिया के नाम से जाना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको क्रिया शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्रिया की व्युत्पत्ति हुई, है ना। एक बहुत अच्छा सा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कांस्टेबल लेवल पे, या और भी कोई छोटा एग्जाम यूपी से जो ग्रुप सी लेवल के हैं, तो वहां पे हो सकता है कि क्रिया मुख्य रूप से है और 4 विकल्प बना देगा। तो क्रिया मुख्य रूप से क्या है? धातु का एक रूप है। धातु में जब हम प्रत्यय ना जोड़ देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? क्रिया का निर्माण हो जाता है ना दोस्तों। तो अभी हमको एक बात पता चली कि भाई धातु में ना जुड़ा और बना क्रिया। तो देखिए जरा कैसे बना। तो एक सपोज यहाँ पे एक धातु थी, क्या? लिख, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया? क्रिया जोड़ दिया, सॉरी प्रत्यय जोड़ा। क्या प्रत्यय जोड़ा? ना। इस प्रकार से निर्मित शब्द क्या कहलाया? लिख ना, है ना। इसी प्रकार से कोई धातु थी चल, और इसमें हमने क्या जोड़ा? ना जोड़ा। तो इस प्रकार जो शब्द बना वो क्या बना? चल
ना, है ना। और इस प्रकार से हमारी हिंदी में क्रिया की व्युत्पत्ति हुई या क्रिया की संरचना हुई, है ना। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि क्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है, या अध्ययन की सुविधा के लिए हमने क्रिया के भागों को किस किस प्रकार से बांटा है। उन सभी बिंदुओं को हम समझेंगे आज वन बाय वन। ऐसे ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे। होता क्या है कि मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं वो एक सेंटेंस लिख देती हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन लिख देती हैं, और उस आधार पर वो अपनी बढ़िया दुकान चला रहे हैं, है ना। आज आपको वो सारे बिंदु बताएंगे, ना सिर्फ पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इवन कोई भी ऐसा सेंटेंस हो उसमें आपसे सकर्मक पूछ ले, अकर्मक पूछ ले, तो कितनी ट्रिक्स हैं, कितने आधार हैं जिन आधार पे आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। आप अलग अलग उसको वर्गीकृत कर सकते हैं कि ये सकर्मक है कि अकर्मक, है ना। चलिए, तो इन बिंदुओं पर हम चर्चा करें उससे पहले हम जानते हैं कि क्रिया की सुशब्द परिभाषा क्या होगी, है ना। अगर कभी हमसे क्रिया की ही डिफिनेशन लिखने को आ गई, और सपोज लिखने को तो नहीं आएगी, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में डिफिनेशन ऊपर लिख देता है और नीचे 4 विकल्प बना देता है। जैसे अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, तत्सम की परिभाषा बहुत ज्यादा पूछी जा रही है कि ऐसे शब्द, वह शब्द जो मूल भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में समरूप प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, जो बिना किसी परिवर्तन के, है ना। थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द होते हैं ये, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको तत्सम तद्भव में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया क्या होती है। तो देखिए, जनरल सेंस में एक जनरल बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि वह शब्द, कई बार ऐसा लिखा मिलेगा आपको छोटी मोटी किताब में कि वाक्य का वह शब्द, लेकिन वाक्य का वह शब्द नहीं, आप केवल ध्यान रखिए क्या, वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रिया कहते हैं। जरा दोनों बातों में अंतर देख लीजिए। एक हमने बात बताई कि वाक्य का कोई शब्द, और हमने बताया कोई शब्द, है ना। तो देख लो भाई जरा, राम चलता है, एक छोटा सा वाक्य लिया हमने, राम चलता है। इसमें कार्य का होना किससे पाया जा रहा है, चलता से पाया जा रहा है। हम कह सकते हैं यह शब्द क्या है, क्रिया है, कह सकते हैं। अब अगर यही अलग से लिखा हो केवल चलना, तो क्या इसे हम क्रिया नहीं कहेंगे? ऑफ कोर्स ये क्या है, क्रिया ही है, ये कोई दूसरा शब्द नहीं होगा। यहां अलग से लिखने से ये कर्ता या सर्वनाम या विशेषण नहीं बन जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कोई भी शब्द, वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रिया कहते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम क्रिया के भेद की। तो क्रिया के भेद को अध्ययन की दृष्टि से मुख्य रूप से हम लोगों ने 2 भागों में बांटा हुआ है, एक कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग व संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं हम, इधर हम जानते हैं कर्म के आधार पर, और इधर जानते हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर। सबसे पहले बात करें अगर हम कर्म के आधार पर, तो यहां पे इसके 2 भेद हो जाते हैं, है ना। केवल और केवल 2 भेद हो जाएंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो केवल और केवल 2 भेद होते हैं। कौन से 2 भेद होते हैं, तो एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है आपकी आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया, है ना। उस पहलू पे हम चलेंगे, पहले इसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन कर लेते हैं। सकर्मक से सा निकाल लीजिए और आकर्मक से आ निकाल लीजिए। ये हिंदी के उपसर्ग हैं जो शब्द निर्माण में काम आते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत ज्यादा योगदान होता है। किसी शब्द को एक रूप से दूसरे रूप में हम ले जाएं, है ना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण अभी आगे जब आप पढ़ेंगे प्रयोग व संरचना के आधार पे, तो किसी वस्तु से किसी क्रिया का निर्माण करना, किसके द्वारा, प्रत्यय के द्वारा। सपोज यहाँ पे क्या लिखा हो, लात,
और इसको यदि आपको क्रिया में परिवर्तित करना है तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ दें, इयाना प्रत्यय जोड़ दें। अब ये शब्द क्या बन जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा लतियाना। अभी ये क्या था, संज्ञा था, अब ये क्या बन गया, क्रिया बन गया, है ना। तो किसी शब्द के रूप को, किसी शब्द का शब्द परिचय परिवर्तित करने में शब्द निर्माण में उपसर्ग प्रत्यय का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पे हमने देखा एक तरफ लगा है स उपसर्ग और एक तरफ लगा है आ उपसर्ग। आप ध्यान रखिएगा कि सा और आ हिंदी के जो उपसर्ग हैं ये एक दूसरे के विलोम बनाने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, एक दूसरे के विलोम बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए सा का मतलब क्या होता है, सहित, या कह सकते हैं साथ में, है ना, या कह सकते हैं के साथ, है ना। आ की अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं हम, रहित, के बिना, या बिना, है ना। अब देखिए जरा सा और आ, यदि दोनों उपसर्ग का हमने मतलब जान लिया और दोनों ही तरफ एक शब्द शामिल है, कौन सा शब्द शामिल है, तो यहां शब्द शामिल है कर्म। सा कर्म, आ कर्म। अब सा का मतलब मालूम है सहित, साथ में, या के साथ, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो कर्म के साथ प्रयुक्त होती हैं, जिनका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वह क्रियाएं जो कर्म से संबंधित होती हैं, वह क्रियाएं जो कर्म को प्रभावित करती हैं, कैसी क्रियाएं कहलाएंगी, सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। और ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म प्रभावित नहीं हो, या जिसमें कर्म प्रयुक्त नहीं हो, या जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर ना पड़े, क्या कहलाएंगी, वो अकर्मक क्रिया। अर्थात हम साधारण भाषा में कह सकते हैं बिना कर्म वाली क्रियाएं और कर्म के साथ वाली क्रियाएं, है ना। अभी देखिए इतना अगर आसान बात होती तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम बहुत सारे उदाहरण के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ इनको हम लोग देखने वाले हैं, सकर्मक और अकर्मक, है ना। एक छोटी सी परिभाषा के तौर पे हम समझ सकते हैं कि वह क्रियाएं जिनके कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े या कर्ता को छोड़कर अन्य पर भी पड़े, क्या कहलाती हैं, वो सकर्मक क्रियाएं। और आकर्मक क्रियाएं क्या होंगी, तो वह क्रियाएं जिनके कार्य का फल केवल कर्ता तक समाहित रहे, वह क्रियाएं क्या होती हैं, तो वह होती हैं आकर्मक क्रियाएं। एक बहुत अच्छा उदाहरण इसमें फंसाने के लिए कई सारी बुक्स में पूछा जाता है, या कई बार किसी टीचर या स्टूडेंट्स के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लेंगे कि आकाश में पक्षी उड़ते हैं। आपको बताना है कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक, है ना। तो अभी हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि इस पे तो बहुत ज्यादा ही चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग जान लेते हैं कि सकर्मक, तब तक आप इस पे डिसाइड करिए कि ये इसमें कौन सी क्रिया होगी, है ना। बाकी बाद में तो आपको पता चलने ही वाला है। तो अब हम लोग चर्चा अपनी आगे बढ़ाते हैं सकर्मक और अकर्मक के रूप में, है ना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, देखिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है कि पेपर में सबसे मुश्किल काम ये होता है कि हमको आइडेंटिफाइड कर पाना कि ये क्रिया सकर्मक होगी या अकर्मक। कई बार तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन बना देता है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का चयन करें, और 4 ऑप्शन दे देगा, उठना, हंसना, खाना, सोना, ठीक है। तो अब यहां पे आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से सकर्मक क्रिया का चयन करें। तो आशा करते हैं अगर जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो उसे पता चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन है ना। खाना जो है वो आपकी कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है ना। लेकिन अब चूंकि ये कैसे टिक हुआ, कैसे आप इसको जानेंगे, तो उन विषयों पे ही आज हम लोग बहुत डीपली चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला बिंदु हमने उठाया है अपना सकर्मक क्रिया, है ना।
आइडेंटिफाइड करने के आपको तरीके बताते हैं। एक तो देखिए बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, जनरली हो सकता है बुक्स वगैरह में भी दिया होता है या इजिली आपको कोई टीचर बता देता है कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या लगा के प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि सकर्मक क्रिया, सकर्मक जो क्रिया है सबसे पहला जानने का तरीका है आप क्या लगा के प्रश्न पूछ लें, क्या लगाकर प्रश्न पूछें। ठीक है, अगर आपको प्रश्न का उत्तर वाक्य में मिल रहा है, अगर आपको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो वह प्रश्न क्या हो जाएगा, तो वह क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर नहीं मिले तो फिर क्या हो जाएगी, वो आकर्मक क्रिया, है ना। सबसे पहला प्रयोग हम लोग देख रहे हैं और ये जनरली आपको कोई भी टीचर बता देता है, यहां तक कोई खास बात नहीं है, आगे जो हम मेथड पढ़ेंगे वो अच्छे होंगे, है ना। तो देखिए क्या लगाकर प्रश्न कैसे करते हैं, तो देखते हैं जरा, 2-3 वाक्य लिख लेते हैं और फिर उस पे इसको पूछ लेते हैं। अध्यापक ने पुस्तक पढ़ी, आप चाहें तो इसको ये भी कर सकते हैं कि विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी या राम ने पुस्तक पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाक्य हम यहां लिख देते हैं, ये 3 वाक्य हैं फिलहाल के लिए, इस पे हम लोग देखते हैं जरा, है ना। तो देखिए सबसे पहला वाक्य क्या कह रहा है, अध्यापक ने पुस्तक पढ़ी, है ना। अब अगर हम होते और आप भी जब सारे नियम पढ़ लेंगे तो बस खाली एक चीज आपने देख ली थी इस वाक्य में, ऐसे ही टिक कर देते सकर्मक क्रिया है। लेकिन अब चूंकि अभी हम क्या मेथड आपको बता रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्रिया सबसे पहले ढूंढिए, क्या लगा हुआ है, पढ़ी, है ना। इस क्रिया के पहले आपको क्या करना है, क्या लगाकर प्रश्न पूछना है। अध्यापक ने क्या पढ़ी, क्या उत्तर आपको मिल रहा है, जी बिल्कुल मिल रहा है, अध्यापक ने क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। तो इस प्रकार से हम क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे और हमें पता चल जाएगा कि यह क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक। उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक, नहीं मिलेगा तो अकर्मक। अध्यापक ने क्या पढ़ी, तो अध्यापक ने पुस्तक पढ़ी, यहां पे आपको उत्तर मिल रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। यहां पे जरा देखिए, बच्चा सोता है, क्रिया क्या है, सोना क्रिया है, इसके पहले लगाइए क्या, बच्चा क्या सोता है, कोई उत्तर मिलेगा, हमें नहीं लगता आपको कोई उत्तर मिलेगा, है ना। देखिए यहां क्या नहीं लगाना, क्रिया के जस्ट बिफोर, तुरंत पहले लगाना है ना, और कहीं क्या नहीं लगेगा, क्रिया के तुरंत पहले। बच्चा सोता है, तो देखो जरा उत्तर मिलेगा, बच्चा क्या सोता है, कोई उत्तर मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, तो ये क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार यहां देखिए, रोहन स्कूल जाता है, अब आप लगा लीजिए, रोहन स्कूल क्या जाता है या रोहन क्या जाता है, क्या आपको उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न मत पूछ लीजिएगा कि रोहन कहां जाता है और उत्तर मिलेगा स्कूल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपको क्रिया के जस्ट पहले क्या लगाना है, क्या लगाना है कि रोहन क्या जाता है, तो क्या इसका उत्तर स्कूल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वैसे भी चलना, बोलना, हंसना, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं ये अकर्मक ही होती है, इसको आप ऐसे जनरली भी याद रख सकते हैं, है ना। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका उत्तर नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कैसी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई, है ना। तो एक तो सबसे अपना ट्रेडिशनल मेथड है कि हम क्या लगा के प्रश्न पूछ लें, उत्तर अगर मिल रहा है, क्रिया के पहले क्या लगा के प्रश्न पूछे, उत्तर मिला तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक, ठीक है। अब आते हैं दूसरे बात पे। दूसरा जो तरीका होता है इसे हम कह सकते हैं पद परिचय, पद परिचय, है ना। जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं कि किसी सेंटेंस की जो डिजाइन होती है, किसी जब वाक्य की जो संरचना होती है, जब हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं ढांचा उसका, तो उसका इंग्लिश में क्या सीक्वेंस होता है, तो वहां होता है भैया सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऐसे ही बनाते हैं, पैसिव वॉइस में उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट, है ना, यही तरीका होता है।
अब हिंदी में अगर हम बात करें पद परिचय की, तो यहां पे जो संरचना होती है वो यहां पे होती है कर्ता, कर्म और क्रिया। ये हिंदी की वाक्य संरचना होती है। सर्वप्रथम कर्ता आएगा, देन आफ्टर कर्म आएगा और उसके बाद आपकी क्रिया आएगी, है ना। तो दूसरा तरीका है कि हम पद परिचय से भी हम वाक्य को छांट सकते हैं कि वह क्रिया सकर्मक है या आकर्मक है ना। चलो भाई, अब कैसे छांटेंगे तो देखो जरा, फिर से अपने वही उदाहरण ले लें या कोई दूसरे ले लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक दो उससे ले लेते हैं, एक दो नए उदाहरण ले लेते हैं, है ना। बच्चा पलंग पर सोता है ना। तो अब देखिए, एक चीज तो आपको पहले ही सोता मिल गया, तो आप कह सकते हैं कि पिछले हम लोगों ने देखा था आकर्मक है ना। लेकिन यहाँ पे हम पद परिचय पे थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। दूसरा, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है ना। इससे हम बात कर सकते हैं। और एक उदाहरण ले लेते हैं सबसे बढ़िया सा, अक्सर बुक्स वगैरह में लिखा होता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण है, इसे एक सेंटेंस के दम पे लोग अपनी किताब बेच लेते हैं, है ना। चलिए, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं पद परिचय पे कैसे हम आइडेंटिफाइड करें कि कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया आकर्मक है। हमको कर्ता ढूंढना है, कर्म ढूंढना है और क्रिया ढूंढना है। अब जब हम चूंकि बात हम क्रिया पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्यों ना क्रिया ही ढूंढ लें, तो हमें कर्ता ढूंढने में आसानी होगी, बाकी चीजें ढूंढने में आसानी होगी, या हम पहले कर्ता ढूंढ लें, जैसी आपकी मर्जी, है ना। तो देखिए, जनरली हम यहाँ पे जान सकते हैं कि बच्चा जो है वो बच्चा क्या है, कर्ता है, यहाँ पे सभी जान रहे होंगे। सोता क्या है, क्रिया है ना। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पलंग जो है वो क्या है, कर्म है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक चीज आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी, आगे आप वीडियो में पढ़ेंगे, हिंदी में कारक होते हैं जिनके विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं, जिन्हें परसर्ग भी कहते हैं, या इन्हीं को परम प्रत्यय भी कहते हैं। विभक्ति चिन्ह हो, परसर्ग हो, परम प्रत्यय हो, कारक हो, सब कुछ एक ही चीज है, नाम चेंज है केवल, ठीक है ना। जरा आप बताइए, यहां पे कारक क्या प्रयुक्त हुआ है, पर, और आपको पता है कि कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, कर्ता ने कर्म को। क्या यहां पे को प्रयुक्त हुआ, नहीं प्रयुक्त हुआ। जब यहां को प्रयुक्त नहीं हो रहा है तो ये कर्म कैसे हो जाएगा, और जब वाक्य में कर्म ही प्रयुक्त नहीं हुआ तो वह क्रिया सकर्मक नहीं हो सकती। क्लियर है, एकदम नई चीज है ये आपके लिए। पद परिचय से भी आप जान सकते हैं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। क्लियर, चलिए भैया, अब बात करते हैं विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है। एक तो अपना ट्रेडिशनल मेथड, क्या लगा लें, क्या पढ़ता, पुस्तक पढ़ता, उत्तर मिल गया सकर्मक। हमको नहीं आता ये मेथड। अब आगे चलते हैं, विद्यार्थी क्या है भाई, करता है, ठीक है। पढ़ना क्या हो गई आपकी, क्रिया हो गई। अब ध्यान रखिएगा, अब आप कहेंगे सर इसके बाद तो को नहीं मिला, फिर भी आप कैसे कह सकते हैं ये सकर्मक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, निर्जीव कर्म के बाद कभी भी को का प्रयोग नहीं किया जाता है। आया समझ में। राम ने रावण को मारा, रावण के बाद को इसलिए लगा चूंकि रावण एक सजीव वस्तु थी। अगर वो निर्जीव होती तो हम कभी ऐसा नहीं करते। आया समझ में। क्लियर। राम ने पानी फेंका, पानी को फेंका नहीं, लेकिन अगर उसी जगह किसी आदमी को फेंका होता तब हम को का प्रयोग करते। तो देखिए ये हमें कर्ता मिल गया, ये हमें क्रिया मिल गया, और क्रिया संबंध किससे रख रही है, पुस्तक से रख रही है। प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे पड़ रहा है, और ये यहाँ पे क्या हो जा रहा है,
कर्म हो जा रहा है। पद परिचय में हमने देख लिया कर्ता, कर्म और क्रिया, और जब ये तीनों चीजें हमको मिल गई तो हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म शामिल है वो क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। आशा करते हैं यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आइए अब अपने बिल्कुल बढ़िया वाले सेंटेंस पे चलते हैं। कुछ 2-3 सेंटेंस अच्छे अच्छे जो जिसपे बिल्कुल हिंदी साहित्य की दुनिया टिक जाती है। सबसे पहला तो यही ले लेते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और दूसरा यहां पे एक ले लेते हैं, एक आपको बताया था आकाश में पक्षी उड़ते हैं। हाँ, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, है ना। ये 2 सेंटेंस अपने आप में पर्याप्त है आपको परेशान करने के लिए, सकर्मक और अकर्मक के लिए, है ना। चलिए भाई, अब यहां पे अपने ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम करें तो हमने कहा कि क्रिया के पहले क्या लगा लो, क्या, है ना। क्या लगा सकते हैं, क्रिया के पहले क्या। हमने लगा लिया क्रिया के पहले क्या, तो पता चला क्या गिरते हैं, तो पता चला पत्ते गिरते हैं। क्या गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं। अब आप कहेंगे सर उत्तर तो मिल गया हमको उत्तर तो मिल गया, लेकिन क्या ये उत्तर सही है? नहीं। यहां पे जो पत्ते हैं ना, ये किसका काम कर रहे हैं, कर्ता का। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो अब आप इसको समझिए, छत से बच्चे गिरते हैं, कर्ता कौन है, तुरंत पता चल गया कि बच्चे यहां पे क्या है, कर्ता है। पक्षी कटोरे से पानी पीते हैं, पता चल गया कि कर्ता कौन है, पक्षी हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर रखिएगा। क्या गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, तो जो क्रिया संचालित कर रहे हैं वो तो कर्ता ही हो गए ना। तो क्या पत्ते यहाँ पे कर्म का काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अब से परसर्ग किसका होता है आपको मालूम है, अपादान से अलग। ये किस कारक में है, अपादान कारक में है। और अपादान कारक जब इसके पहले लगा है तो पेड़ तो कर्म हो ही नहीं सकता, मतलब पेड़ यहाँ पे कर्म कारक में नहीं है। तो जब हमने पद परिचय किया तो हमें पता चला कि भाई इसमें भी क्या है, कर्म विद्यमान नहीं है। और जब कर्म विद्यमान नहीं है तो यह क्रिया कैसी हो जाएगी, आकर्मक। क्लियर हुआ, आया समझ में। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, एकदम नई नई चीजें बताएंगे आज आपको। अगला वाक्य देखिए, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। ट्रेडिशनल मेथड कहता है क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो क्या पक्षी को कर्म मान लें, नहीं, पक्षी तो यहाँ पे करता है ना। ये क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो क्या ये कर्म हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे देखिए आपको फंसा सकता है, क्या वाला सिस्टम आपको यहाँ फंसा देगा, लेकिन पद परिचय आपको यहाँ पे नहीं फंसाएगा। क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो क्या पक्षी को कर्म मान लें, उत्तर तो मिल गया ना हमको। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, कर्ता है। ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो क्या अब आकाश को मान लें कर्म, क्या हम आकाश को कर्म मान लें, नहीं। फिर से ध्यान रखिए, में और पर किसकी विभक्ति होते हैं, अधिकरण की, जबकि कर्म की विभक्ति क्या होती है, को। तो यहां पे किस कारक का प्रयोग हुआ, किस परसर्ग का, किस परम प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, में और पर का। तो आकाश भी यहाँ पे कर्म कारक नहीं है। एक एक चीज क्लियर रखिए, कहीं आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दूसरा मेथड हमने जाना कि हम पद परिचय से भी जान सकते हैं कि कैसे कोई क्रिया सकर्मक है या आकर्मक है ना। चाहे जितने बड़े लेवल का एग्जाम हो, चाहे जितने छोटे लेवल का एग्जाम हो, गारंटी है आज के बाद सकर्मक अकर्मक से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, है ना। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, कैसे हम आइडेंटिफाइड करें क्रिया सकर्मक है या आकर्मक। तो जब ये दोनों आपकी प्रक्रियाएं ना काम करें तो एक आप और काम कर सकते हैं, काल परिवर्तन। क्या कर सकते हैं आप, काल परिवर्तन कर सकते हैं। उस वाक्य का जो काल है उसको परिवर्तित कर दें, है ना। अब परिवर्तित करना किसमें है, उसको हमेशा भूतकाल में ले जाना है। किस में ले जाना है, भूतकाल में। ठीक है, किस में ले जाएंगे, भूतकाल में, है ना। अब जब आप उस वाक्य को भूतकाल में ले जाएंगे तो जो कर्ता होगा उसके बाद कर्ता कारक का प्रयोग जरूर होगा। किसका प्रयोग जरूर होगा, कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है,
कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, अर्थात ने का प्रयोग जरूर मिलेगा। अगर ने का प्रयोग मिल गया तो क्रिया सकर्मक, अगर ने का प्रयोग नहीं मिला तो क्रिया। अब समझ में आया अध्यापक ने पुस्तक पढ़ी को हमने तुरंत कैसे कह दिया था कि यह साकर्मक है, हमको ने मिला था उसमें। जैसे ही ने मिल गया आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा वो क्रिया कैसी हो गई, साकर्मक हो गई। बिल्कुल लेटेस्ट और सबसे अच्छा मेथड है। ये 4 उदाहरण लिखे हैं आपके पास, किसी में भी आप ने लगा के दिखाइए, सिर्फ खाना छोड़ के किसी में ने काम नहीं करेगा। देख लेते हैं, बच्चे ने उठा, वाक्य सही है, वाक्य संरचना गलत हो गई है ना, बच्चा उठा, ने नहीं लगेगा, ठीक है। वाक्य बनेगा भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में जाएगा, लेकिन ने का प्रयोग नहीं होगा। ने का प्रयोग कब होगा, जब वह क्रिया सकर्मक होगी, तब लगेगा। हंसना है ना, बच्चे ने हंसा, वाक्य संरचना गलत है, बच्चा हंसा सही होगा। यहां से आपको वाक्य शुद्धिकरण की भी चीजें मिल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए इसे। बच्चे ने सोया, गलत लग रहा है, बच्चा सोया, ठीक है। अब जरा देखिए, राम ने खाया, अगर आप करेंगे राम खाया तो गलत लगेगा आपको वाक्य, और वो गलत है वाक्य संरचना के दृष्टिकोण से भी और ऐसे भी, है ना। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ने का प्रयोग करते हैं। इट मींस अगर कोई वाक्य सामान्य भूतकाल में लिखा है और कर्ता कारक के विभक्ति ने का प्रयोग हुआ है तो बिना सोचे समझे वो साकर्मक क्रिया है। अगर कोई वाक्य सामान्य भूतकाल के अलावा किसी काल में लिखा है तो आप उसको किसमें चेंज कर लेंगे, सामान्य भूतकाल में। जैसे ही सामान्य भूतकाल में बदलेंगे किसका प्रयोग हो जाएगा, ने का, है ना। जरा देख लेते हैं कैसे इसको करेंगे। एक आपको काल परिवर्तन से भी वाक्य दिखा देते हैं जिससे आपको ये दिक्कत ना हो कि सर एग्जाम में कैसे चेंज करेंगे। राम पुस्तक पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता है। इसको हमें सामान्य भूतकाल में ले जाना है। कैसे ले जाएंगे, तो राम ने पुस्तक पढ़ी, खत्म कहानी। ये सामान्य वर्तमान की बात कर रहा है, ये सामान्य भूत की बात कर रहा है। अच्छा, आप कहते हो ने ना लगाएं सर, तो आपका वाक्य संरचना गलत, राम पुस्तक पढ़ी गलत हो गया ना, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यदि कोई वाक्य सकर्मक क्रिया का है, जैसे ही आप उसे सामान्य भूतकाल में ले जाएंगे तो किसका प्रयोग हो जाएगा, किसका प्रयोग हो जाएगा, कर्ता कारक ने का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि सकर्मक क्रिया हमने समझ ली, अकर्मक क्रिया समझ ली, कैसे उसको आइडेंटिफाइड करेंगे सेंटेंस में, ये हमें पता चल गया। अब देखिए, आकर्मक क्रिया के तो कोई भेद होते नहीं हैं, सकर्मक क्रिया के भेद जरूर होते हैं। तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, है ना। कौन कौन से 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया, है ना। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, है ना। चलिए अब इनको जरा देखते हैं कैसे हम इनको देखेंगे। तो एक कर्मक क्रिया क्या होगी, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक ही कर्म प्रभावित हो या एक ही कर्म हो, वो कैसी क्रियाएं होती हैं, एक कर्मक क्रियाएं, है ना। और जिसमें क्या शामिल हो, 2 कर्म शामिल हो, वो कैसी क्रियाएं होती हैं, द्विकर्मक क्रियाएं। बात अगर इतनी साधारण होती तो हमें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे वाक्य मिलेंगे जहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि क्रिया एक कर्मक है या क्रिया द्विकर्मक है ना। चलिए तो देखते हैं जरा, एक यहाँ पे वाक्य देखते हैं, राजा ने गरीबों को वस्त्र दान दिया, राजा ने गरीबों को वस्त्र दान दिया, ठीक है। अब यहां पे एक स्टार पॉइंट बनाइए, कहीं भी दान हो, उपहार हो, पुरस्कार हो, है ना, ये ऐसी चीज होती हैं जो एक बार दी जाती हैं परंतु ली नहीं जाती हैं, है ना। इसी तरह क्या हो, सम्मान हो, है ना। लेकिन अगर इसी जगह क्या हो, उधार हो, रुपया हो, पैसा हो,
या कोई वस्तु हो जो अन्य किसी आशय में दी गई हो, है ना, ये उपदान में, उपहार में, पुरस्कार में, सम्मान में ना दी गई हो, है ना, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अलग तरह से ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे वो चीजें अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। चलो भाई, तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि राजा के बाद ने लगा है तो क्रिया कैसी होगी, सकर्मक होगी। लेकिन सकर्मक में कौन सी क्रिया होगी, एक कर्मक होगी कि द्विकर्मक होगी, ये विषय चर्चा का है ना। चलो भाई, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं क्या किया है भैया, दिया या दान दिया। क्या दिया, वस्त्र दिया। क्या दिया, वस्त्र दिया, है ना। अब देखिए जरा, किसी भी वाक्य में अगर कर्म एक से अधिक हैं तो कौन कौन से कर्म हो सकते हैं, कौन कौन से कर्म हो सकते हैं। तो देखो, कर्म भी दो होते हैं, एक होता है आपका मुख्य कर्म, एक होता है आपका गौड़ कर्म। ठीक है, जो मुख्य कर्म होगा, जो आपका मुख्य कर्म होगा, ये इसके बाद कभी भी को का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, और सामान्यतः यह क्या होगा, निर्जीव होगा। ठीक है, जो गौड़ कर्म होगा इसके बाद क्या होगा, को लगा होगा। ठीक है, इसके बाद को लगा होगा, और सामान्यतः यह क्या होगा, सजीव होगा, है ना। अब देखिए यहां पे हम, अब आप कह सकते हैं कि यहां पे तो को लगा है, तो इसको हम क्या मान लें, गौड़ मान लें, हम इसको गौड़ कर्म मान लें और इसको मान लें मुख्य कर्म, है ना, हम कह सकते हैं। लेकिन यहीं पे आपको ये स्टार पॉइंट याद रखना है कि जहां पे दान, उपहार, पुरस्कार, सम्मान की बात हो, वहां पे को का आशय कर्म से नहीं होता। यहां पे ये को किसका काम करता है, संप्रदान कारक का। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, तो के लिए या फिर को। ठीक है, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, के लिए या को। अब राजा ने अगर गरीबों को वस्त्र दिया है तो गरीबों के लिए दिया है, ऐसा तो नहीं है आज दिया है कल ले लेगा वापस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मोहन ने सोहन को पैसे उधार दिए हैं तो आज नहीं तो कल वो लेगा, और जब वो लेगा तो इट मींस उसको हम इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसे मोहन के लिए नहीं है कि ले जाओ ऐस करो, है ना, दान नहीं दिया, उपहार नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्रिया कैसी है, ये क्रिया केवल कैसी है, एक कर्मक क्रिया है, ना कि द्विकर्मक क्रिया। आया समझ में, पक्का। अब एक दूसरा वाक्य इसी के आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। राधा ने गाय को या गायों को कर सकते हैं चारा खिलाया, है ना। तो जैसे ही ने लग गया ये तो कंफर्म हो गया क्रिया सकर्मक है। क्या खिलाया, चारा खिलाया, उत्तर मिल गया तो भी सकर्मक है। पद परिचय कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा सकर्मक है ना। और ये सामान्य भूतकाल में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसलिए काल परिवर्तन का कोई आशय नहीं बनता है ना। किसी और में होता कि राधा गाय को चारा खिलाती है तब तो हम इसका काल परिवर्तन करते, लेकिन जब ऑलरेडी वो सामान्य भूतकाल में है, ने का प्रयोग है, तो फिर हमें उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो पता चल गया ये सकर्मक है। एक कर्मक है कि द्विकर्मक है ये देख लेते हैं, है ना। तो देखो भैया, राधा ने अर्थात ये तो क्या हो गया, कर्ता ने, ठीक, फिर कर्म को, ठीक। अब क्या खिलाया, तो चारा खिलाया, तो चारा क्या हो गया, ये मुख्य कर्म हो गया। और गाय क्या हो गई, ये गौड़ कर्म हो गई, ये सजीव कर्म है। इसके बाद विभक्ति का को का प्रयोग है ना। अब ये क्या है, ये सॉरी गौड़ कर्म है तो को का प्रयोग है, सजीव है। और ये मुख्य कर्म है तो ये निर्जीव है और इसके बाद को का प्रयोग नहीं होगा, है ना। चलिए अब इसके आगे एक और वाक्य देख लो, माँ ने बच्चों को भोजन कराया। ऐसे वाक्य आपसे पूछे जाते हैं, बुक्स वगैरह में भी मिलते हैं। माता ने बच्चों को भोजन कराया, है ना। तो अब तो हमें लगता है कि बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए फाइंड आउट करना कि ये क्रिया एक कर्मक है या द्विकर्मक,
कैसी क्रिया है ये, कैसी क्रिया है ये, द्विकर्मक होगी, है ना। देखिए एक तरफ ये मिल रहा है बच्चों को और दूसरी तरफ क्या मिल रहा है, भोजन। ये मुख्य कर्म हो गया, ये गौड़ कर्म हो गया, ये सजीव कर्म है। इसके बाद को का प्रयोग है, ये कैसा है, निर्जीव कर्म है ना, इसलिए को का प्रयोग नहीं है। मुख्य कर्म के बाद को का प्रयोग नहीं मिलेगा। आ रहा है समझ में। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें। अच्छा देखिए एक चीज जो है, अब पेड़ से पत्ते गिरते जो आपको वाक्य बताया गया था, एनसीईआरटी में उसे जो दिखाया गया है एक्चुअल में वाक्य संरचना की दृष्टि से वो वाक्य गलत है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सकर्मक क्या होगा, अकर्मक क्या होगा। सकर्मक के दो भेद अगर हमें पता होंगे, एक कर्मक द्विकर्मक, तो उनको कैसे हम आइडेंटिफाइड करेंगे, है ना। न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया, है ना। इसमें आप कमेंट करके बताइएगा हमें कि एक कर्मक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है। आप हमें बताइएगा न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया, इसमें एक कर्मक क्रिया है या द्विकर्मक। आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, है ना। देखिए यहां पे एक बहुत ही रोचक तथ्य आपको मिलेगा। अगर केवल आपसे पूछा जाए कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, क्या पूछा जाए, केवल संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो आप कह सकते हैं कि वो केवल और केवल कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो फिर यहाँ पे 3 और जोड़ लीजिए। अब टोटल कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से भेद होंगे। सबसे पहला एक सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया के बाद आता है आपका कृदंत क्रिया, फिर उसके बाद आता है आपका सहायक क्रिया, देन आफ्टर आता है आपका सजातीय क्रिया। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, ये आपकी संरचना के आधार पर है। संरचना के आधार पर, और आपकी ये और ये, इन तीनों की अगर हम बात करें तो ये हैं आपकी प्रयोग के आधार पर। ठीक है, ये हैं आपकी प्रयोग के आधार पर, है ना। अगर आपसे पूछ लिया प्रयोग व संरचना के आधार पे, तो 5 और 3 8, दोनों को उठा के मर्ज कर दीजिए, वो हो गई आपकी प्रयोग व संरचना के आधार पे। दोनों का अलग अलग बताना है तो प्रयोग के आधार पे सामान्य क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, सजातीय क्रिया होती है। अगर संरचना के आधार पे अकेले बताना है तो संयुक्त क्रिया होती है, नाम धातु होती है, पूर्णकालिक होती है, प्रेरणार्थक होती है, कृदंत होती है, सहायक क्रिया होती है और सजातीय क्रिया होती है ना। एक पॉइंट और आप उसे नोट डाल के लिख सकते हैं, NOTE नोट डाल के लिख लीजिए कि जो सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, जो सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, वो सदैव कृत्यवाच्य में लिखे होते हैं, कृत्यवाच्य में लिखे होते हैं। ठीक है, अगर आपको वाच्य से अच्छी समझ है तो आप उससे भी आइडेंटिफाइड कर सकते हैं
कि अगर कहीं पे आप जान रहे हैं कि ये वाक्य कैसा लिखा है, कृत्यवाच्य में लिखा हुआ है, कर्ता की प्रधानता को देखते हुए क्रिया का रूपांतरण किया गया है, वाक्य संरचना कर्ता के आधार पे की गई, तो आप कह सकते हैं ये कैसा है, कृत्यवाच्य है। तो कृत्यवाच्य के वाक्य सदैव किसमें होते हैं, सकर्मक क्रिया में होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, है ना। चलिए तो अब चलते हैं इन पे वन बाय वन, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कौन सी क्रिया कैसी क्या होती है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सामान्य क्रिया की। देखिए क्या होता है, कई बार हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं, राम चला, मोहन गया, सीता ने खाया। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, या कह सकते हैं जो अपूर्णता वाक्य होते हैं, अगर शुद्ध वाक्य संरचना में देखें तो क्या बोलते हैं हम इनको, अपूर्ण वाक्य भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन यही एक काल में जाके शुद्ध भी हो जाते हैं, तो इसलिए ये विषय थोड़ा सा अपने आप में डिस्प्यूटेड है कि इन्हें अपूर्ण में रखें या नहीं, है ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, चला गया, खाया पिया, गाया रोया, है ना, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इनमें जो सम्मिलित क्रिया है, क्रिया का ये जो रूप है, ये क्या कहलाता है, सामान्य क्रिया कहलाता है ना। जबकि संयुक्त क्रिया में, जबकि संयुक्त क्रिया को हम लिखते समय, प्रयोग करते समय, उसके साथ साथ एक अन्य क्रिया को भी जबरदस्ती जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं, देखो, सीता खाना खा चुकी है ना। देखिए यहां पे खाना क्रिया ऑलरेडी है, उसके बाद भी हमने क्या लगाया, चुकी है ना। तो चुका है, चुकी है ना। क्रिया के साथ जो सहायक शब्द जोड़ देते हैं, किसके लिए, क्रिया की संयुक्तता का बोध कराने के लिए। सामान्य शब्दों में हम कहें तो जहां पर दो क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग किया जाता है, वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। या कई बार एग्जाम में ऐसी डिफिनेशन आपको मिल सकती है कि ऐसी क्रियाएं जो संयुक्त रूप से प्रयोग होती हैं, उन्हें डैश कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें लिया है, दिया है, गया है, आया है, खाया है, पिया है, चुका है, चुकी है, ये क्रिया के साथ लगे होंगे, है ना। काम कर दिया गया है ना। अब इसमें एक्चुअल में काम करना मेन क्रिया है, लेकिन उसके बाद भी हमने क्या लगाया, काम कर दिया गया है। काम करके दिया थोड़ी जाता है किसी को, है ना, हमने काम संपूर्ण किया, लेकिन क्या किया, वहां पे हमने संयुक्तता प्रयुक्त करने के लिए अन्य क्रिया को भी साथ में जोड़ दिया। तो जहां दो क्रियाएं साथ साथ प्रयुक्त होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नाम धातु क्रिया। देखिए नाम धातु क्रिया क्या होती है, तो इनका निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो एक तो संज्ञा से किया जाता है और दूसरा सर्वनाम से किया जाता है। संज्ञा सर्वनाम प्लस प्रत्यय, अर्थात इसमें क्या जोड़ देते हैं, हम प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर निर्मित की जाने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं, नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। देखिए जरा, हम यहाँ कुछ संज्ञा लिख देते हैं और कुछ विशेषण लिख देते हैं। सॉरी, यहाँ पे सर्वनाम लिख दिया है मैंने, संज्ञा सर्वनाम नहीं, विशेषण कर लीजिए इसको, सॉरी, विशेषण, है ना। तो यहाँ पे कुछ हम संज्ञा और विशेषण शब्द लिखते हैं, फिर उसमें प्रत्यय जोड़कर आपको बताते हैं कैसे नाम धातु क्रियाएं निर्मित की जाती हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया आपका जूता, हाथ, बात, लात, है ना। इसी तरह विशेषण हमने लिख दिया चिकना, गरम, ठंडा, है ना। चलो भाई, देखिए इन सभी में हम क्या प्रत्यय जोड़ दें, तो इन सभी में जोड़ दीजिए इयाना। अगर आप इन संज्ञा शब्दों में इयाना प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्रिया बन जाएगा। जुतियाना, हथियाना, बतियाना, लतियाना, खिसियाना, जितने भी इस प्रकार के शब्द हैं, ये सब किसमें आते हैं, नाम धातु क्रिया में आते हैं। अर्थात संज्ञा या विशेषण में, संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर निर्मित क्रियाएं क्या कहलाती हैं, नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। इसी प्रकार देखिए इनमें क्या लगाएंगे, तो इन तीनों में ही आना प्रत्यय लगा दीजिए।
तो ये क्रिया का रूप धारण कर लेंगे। चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना, ठंडा से ठंडाना, लाज से लजाना, शर्म से शर्माना, है ना। तो ये सभी क्या करते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं। तो नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं, संज्ञा या विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर निर्मित होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं नाम धातु क्रियाएं। क्लियर हुआ दोस्तों, आगे चलते हैं। अगली बात आती है हमारी पूर्णकालिक क्रियाएं, है ना। देखिए जरा, पूर्णकालिक क्रिया की सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही वाक्य में दो कार्य होते हैं, एक ही वाक्य में दो कार्य होंगे। एक कार्य पूर्ण हो गया होगा, कंफर्म, और जो दूसरा कार्य होगा वो या तो पूरा हुआ होगा या तो नहीं हुआ होगा, कोई दो भी कंडीशन हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दो कार्य होंगे, इनके जितने भी वाक्य होंगे उसमें दो कार्य होंगे। एक कार्य की समाप्ति पर ही दूसरा कार्य हो जाएगा। कैसे, वो देख लीजिए जरा। राम खाना खाकर सो गया, सीता ने विद्यालय जाकर पढ़ाई की, है ना। एक चीज और इसके लिए हम ध्यान रख सकते हैं कि इसमें कर या करके का प्रयोग जरूर मिलेगा, है ना, कर या करके का प्रयोग। देखिए जरा, राम खाना खाकर सो गया, उसने दो काम किए, एक तो वो खाना खाया उसने और दूसरा वो सोया। तो देखो जरा, एक काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, राम खाना खाकर सो गया। ऐसा नहीं कि खाते खाते सो जाएगा, पहले उसने एक काम पूरा किया, खाकर फिर वह सो गया, है ना। तो पहले एक क्रिया संपूर्ण हुई पूर्व काल में और फिर आगे दूसरी क्रिया हुई, है ना। इस तरह से मतलब दो क्रियाएं आएंगी और कर या करके का प्रयोग मिलेगा। हर एक चीज के लिए दो दो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखिए, सपोज एक मिस हो जाए तो दूसरा पॉइंट हमें याद रहे, है ना। सीता ने विद्यालय जाकर पढ़ाई की, ऐसा नहीं कि विद्यालय जाते जाते पढ़ाई की, किताब खोल ली और रास्ते में पढ़ते हुए चली गई, ऐसा नहीं होगा। पहले वो विद्यालय गई, मतलब एक क्रिया पूर्ण हुई, उसके बाद उसने वहां क्या करी, पढ़ाई की, है ना। तो यहां से आप जान सकते हैं ये हमारा कैसा वाक्य हो जाएगा, पूर्वकालिक या पूर्णकालिक क्रिया का। इसी प्रकार सोहन कानपुर जाकर लौटा, तो पहले वो कानपुर पहुंच जाएगा तभी तो लौट सकता है, अगर बीच में से लौट आएगा तो उसको कानपुर जाकर लौटा तो नहीं कहेंगे। तो इसमें दो कार्य होंगे सबसे पहली बात, और एक कार्य की समाप्ति पर ही दूसरा कार्य शुरू होगा, है ना। इसी प्रकार रोहन ने स्टेशन जाकर टिकट लिया, तो अब ऐसा तो नहीं है बिना स्टेशन जाए वो टिकट ले लेगा, पहला कार्य उसने संपन्न किया कि वो स्टेशन गया और देन आफ्टर उसने दूसरा कार्य संपन्न किया कि उसने टिकट लिया। क्लियर है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, पूर्वकालिक या पूर्णकालिक क्रिया। अगला जो हमारा क्रिया का भेद आता है वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं मोटिवेशनल वर्ब, है ना। ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह क्रियाएं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। जैसे इसमें सबसे अच्छे वाक्य आते हैं फंसाने वाले एग्जाम में, राम ने मोहन को जगाया, ठीक है, मां ने नौकर से खाना बनवाया, मजदूरों से मालिक ने बोझा ढुआया, है ना। अब देखिए इसमें जो मेन करता है, जो प्रमुख करता है, वह स्वयं कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यहाँ पे प्रमुख कर्ता कौन है, राम, राम के बाद ही तो लगा है राम ने, है ना। राम ने मोहन को जगाया, जगने का काम किसने किया, मोहन ने किया, ना कि राम ने किया। तो यहाँ जो प्रमुख कर्ता वो खुद कोई काम नहीं करेगा बल्कि किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, है ना। अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, खुद नहीं पढ़ा, पढ़वाया। अब जब पढ़वाया होगा तो इट मींस उसने क्या कहा होगा, मोटिवेट किया होगा, खड़े हो जाओ,
पढ़ो, है ना, और बच्चा पढ़ने लगा। तो यहाँ पे कर्ता स्वयं कोई कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ऐसे जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया के वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है ना। अब आगे बात करते हैं हम लोग कृदंत क्रिया की, है ना। चलिए कृदंत क्रिया को हम देखें उससे पहले एक चीज आप थोड़ा सा रिमेंबर करिए। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि यदि हम धातु में क्या जोड़ दें, ना जोड़ दें, तो क्या बन जाती है वो क्रिया। लेकिन अगर ना जोड़े तब क्या बनता है, तब बनती है कृदंत क्रिया। ठीक है, कैसे, सपोज चल और इसमें जोड़ा ना, तब तो ये बन गई क्या, चलना, ये तो बन गई क्रिया। ठीक, लेकिन क्या चलता नहीं लिखते क्या हम, बोलता नहीं लिखते हैं क्या, खाता नहीं लिखते हैं क्या, सोता नहीं लिखते हैं क्या, हर टाइम ना ही तो नहीं जोड़ते ना, हर टाइम ना तो नहीं जोड़ते हैं। तो जब धातु में ना के अलावा कोई अन्य प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाएगी, कृदंत क्रिया कहलाएगी। क्लियर है, जब धातु में ना के अलावा अन्य कोई प्रत्यय जोड़कर क्रिया निर्मित की जाए तो वह क्या कहलाएगी, वह कृदंत क्रिया कहलाएगी। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम, अगला पॉइंट है हमारा सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। देखिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं हम काल का परिचायक होती है। लिखिए NOTE, नोट, स्टार पॉइंट बनाइए, लिखिए नोट। नोट पॉइंट में लिखिएगा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया वाक्य में काल के परिचायक के रूप में, काल के परिचायक के रूप में प्रयुक्त होती है। अर्थात जो हमारी कृदंत क्रिया होती है वो क्या करती है, सॉरी, जो सहायक क्रिया होती है ये क्या करती है, किसी भी वाक्य का हमें काल बता देती है ना। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है, सीता भोजन बना रही है ना। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे रहा, रही, रहे, इस प्रकार के जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, अब ये क्या है, ये मुख्य क्रिया तो है नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, जाना है मुख्य क्रिया, यहाँ पे बनाना है मुख्य क्रिया, लेकिन हमने उसके साथ क्या लगाया, रहा, रही, ये लगाए, रहे। क्यों लगा रहे हैं, ये काल का परिचायक है, ये हमको काल के बारे में बताती है। जैसे अंग्रेजी में हम इनको क्या कहते हैं, इज, एम एंड आर, है ना। उसी प्रकार हिंदी में भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सहायक क्रिया होती हैं, ये हमारी मदद करती हैं किसी वाक्य के काल को पहचानने में। जैसे अंग्रेजी में इज, एम, आर और जो भी बाकी के शैल, विल, ये सब होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी मदद करते हैं किसी भी वाक्य के काल को पहचानने में। तो सहायक क्रिया क्या होती हैं, ये मुख्य क्रिया के तुरंत बाद प्रयुक्त होती हैं और यह काल की परिचायक होती हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, आज का एकदम लास्ट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं सजाती क्रिया, है ना। सजाती क्रिया कैसी होती है, तो देखो वाक्य में जो कर्म से ही क्रियाएं निर्मित होती हैं, वाक्य में मुख्य कर्म से ही निर्मित क्रियाएं होती हैं। जैसे राम ने पढ़ाई पढ़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, है ना। तो लड़ाई लड़ी, पढ़ाई पढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, ये देख सकते होंगे आप, क्रिया के जस्ट पहले जो कर्म प्रयुक्त हुआ है उसी कर्म से संबंधित क्रिया का रूप हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, सजातीय क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात समान जाति की क्रियाएं, है ना, जिन दोनों की जातियां सामान्य हो, पढ़ाई पढ़ी, लड़ाई लड़ी, चढ़ाई चढ़ी, इस प्रकार की कोई भी क्रिया हो वो सभी क्या कहलाएंगी, आपकी सजातीय क्रिया, है ना। देखिए ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके किसी छोटे एग्जाम को नहीं, इवन
ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जा रही है उसको पॉइंट करके बनाया गया है। तो किसी को लग सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डीपली चर्चा की गई है या बहुत लेंदी वीडियो है, आप अपनी मतलब की चीजें फिल्टर कर लीजिए, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें पूरा क्रिया के बारे में चर्चा की गई है। इवन अगर आप कोई छोटी मोटी किताब उठा के देखेंगे तो आपको इतने सारे फैक्ट, इतने सारे मेथड और इतनी सारी चीजें उसमें भी आपको जनरली नहीं मिलेंगी, है ना। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी आज के वीडियो की, और आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगता है कि एक्चुअली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, एक कमेंट करिएगा हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कॉन्सेप्ट, ये चीजें पहुंच सके। लॉकडाउन के चलते आप लोगों का जो अध्ययन कार्य लगातार नहीं हो पा रहा है, तो हमारा प्रयास ये है कि हम आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो कम से कम उपलब्ध करा पाए, जिससे आप डेली डेली एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें, है ना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें और इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।